का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एंड स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल की साइंस का यानी क्लास 10 की साइंस का दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दूसरे लेसन में पहले पार्ट में आपके लिए ये बताया गया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ी बारी बारी करके मैं रिपीट कर देता हूँ कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। फिर आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो अम्ल के बारे में बताया होगा कि अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक होंगे जो आर्हीनियस होंगे, उन्होंने आपको परिभाषा बताई होगी कि वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं अम्ल कहते हैं। तो आज उसी क्रम में अर्थात अम्ल के आज हम भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो यहाँ पर लिखा है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, आपके लिए बताया गया था। आप भौतिक गुण में पहला गुण लिखेंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जी आपके लिए दिखाया भी गया था प्रैक्टिकल करके। तो दूसरा गुण आप लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तीसरा है अम्ल जल में विलीन होते हैं। यदि आप किसी भी अम्ल को यदि आप जल में घोलते हैं तो वो अम्ल जल में क्या हो जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा अर्थात विलीन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है अम्ल जल में विलीन होते हैं। चौथा आपको भौतिक गुण लिखना है कि अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। कैसी होती है, संक्षारक। संक्षारक का मतलब होता है कि अतः इनकी प्रक्रिया से त्वचा, कागज, कपड़ा आदि पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये भौतिक गुण लिखना है। आइए अब हम समझते हैं रासायनिक गुण के बारे में। अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। और पहला रासायनिक गुण हम लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहला रासायनिक गुण हमारा है कि यदि किसी भी अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भी अम्ल की क्रिया यदि धातु से कराते हैं। पहला क्या है, अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर, अब धातु के बारे में समझ लें थोड़ा, अम्ल के बारे में आप जानते हैं। तो धातु क्या होते हैं, तो आपके लिए बताया गया था कि तत्व जो होते हैं, तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब तत्व क्या होते हैं, तो बताया गया कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, तत्व कह देते हैं। अब तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें हम कहते हैं उपधातु। तो ये बताया गया। तो हमारा पहला रासायनिक गुण है कि यदि अम्ल की क्रिया धातु से कराएं तब क्या होगा। तो आपको देखो ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अम्ल, तो हम धातु लेते हैं। तो धातु आपको बताया गया, तो आप लेना यहाँ पर कोई भी धातु ले लो, यानी एक समझ लो। इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने जैसे लिए आपकी Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। कौन सी धातु है, आयरन मतलब लोहा। इस धातु को ले लिया। अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं अम्ल। अम्ल कौन सा अम्ल, HCl ले लो, H2SO4 ले लो। ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेपर में पूछा जाता है क्या होगा जब आयरन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो अब देखते हैं। तो मित्रों आपको पता होगा कि जो Fe है अर्थात आयरन है वो प्लस से क्रिया, S से क्रिया ना करके Cl से क्रिया करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है रासायनिक अभिक्रियाओं में कि जो धन आयन होता है, कौन सा धन आयन होता है, वो ऋण आयन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, ऋणायन से। तो Fe हमारा धनायन है और Cl हमारा क्या है, ऋणायन। तो Fe किससे क्रिया करेगा, Cl से क्रिया करेगा। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा FeCl2। और जिस Cl2 क्यों आ गया, तो इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर ध्यान से समझना, Fe इसकी संयोजकता 2 होती है, 3 होती है, तो हमने 2 लिखी। अब यहाँ पर ऋणायन कौन सा आ गया, Cl। तो Cl इसकी संयोजकता होती है -1। संयोजकता नहीं आता, हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो इसकी संयोजकता यहाँ पर आ जाती है, इसकी संयोजकता यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका Fe, एक लिखा नहीं जाएगा, और Cl को इसको लिखेंगे फिर F, ये लिखते नहीं है, Cl इतना आ जाएगा 2। तो FeCl2 प्लस
अब बचा आपका H। तो मित्रों आपको एक बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, इन ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, इनके लिए इनके लिए हम अणु के रूप में लिखते हैं, ना कि परमाणु के रूप में। तो यहाँ पर जो H बचा वो H2 के रूप में हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तब हमने देखा कि यदि हम किसी भी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने धातु ले ली Na, क्रिया कराई H2SO4 से। अब आपको पता होगा Na कौन सी धातु है, सोडियम धातु है, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो Na किससे क्रिया करेगा, हमारा NaSO4 से क्रिया करेगा। SO4 पर 2 आयन होते हैं, Na पर +1 आयन होता है, तो ये इससे क्रिया करेगा तो बन जाएगा आपका Na। इस पर इसकी संख्या 2 होती है तो Na2 और इसकी 1 होती है तो Na2SO4 प्लस आपका यहाँ पर H बचा, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकल गई। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या करेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम ने H2SO4 से क्रिया की तो Na2SO4, इसको पढ़ेंगे सोडियम SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद दूसरा रासायनिक गुण। तो आइए मित्रों समझते हैं दूसरा रासायनिक गुण। अभी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि किसी भी धातु की क्रिया यदि हम किससे कराते हैं, अम्ल से कराते हैं, तब हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हम थोड़ी इकट्ठी धातु ले रहे हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर सोडियम, अब लेंगे हम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ले लिया और कैल्शियम ले लिया और आपका जिंक ले लिया। जी इतनी धातु ले ली, ठीक है, इतने में समझ में आ जाएगा अपनी। हम अलग अलग अम्ल ले लेंगे। हमने यहाँ पर लिया H2SO4, ध्यान से समझना, यहाँ पर लिया HNO3, यहाँ पर लिया HCl, यहाँ पर CH3COOH, इतनी धातु ले ली। अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं, इनकी क्रिया हम करा रहे हैं। तो आपको पता होगा हमने क्या बताया कि जो धन आयन वाले भाग होते हैं अर्थात पॉजिटिव आयन होते हैं, जैसे धन आयन वो किससे क्रिया करता है, ऋण आयन वाले से, और ऋण आयन वाले से करते हैं तो इनकी जो संयोजकता होती है, जैसे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे, किसी भी युग का निर्माण जो होता है, जैसे दो युग A और B है, ध्यान से समझना, दो युग A और B, इनकी संयोजकता यहाँ पर लिखी, तो इनकी संयोजकता इसके पास आ जाती है, इसकी संयोजकता यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर बन गया आपका युग A2B1, ये को लिखा नहीं जाता। इस प्रकार से किसी भी युग का निर्माण हो जाता है। इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाती है, इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाती है, बस यही होता है। तो Mg पता हुआ, Mg अर्थात मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किससे क्रिया करेगा, SO4 से क्रिया करेगा। तो SO4 क्या है, ऋण आयन है और इसकी संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा Mg और इसकी भी संयोजकता 2 होती है, तो मैग्नीशियम 12 पर आता है, तो 12 पर जब आएगा तो 2,8 का 2, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया 2,8,2, तो इसकी संख्या 2 और इसकी भी 2, तो ये कट जाएंगी, +2 और -2, +2 -2 से कट जाएंगे, तो यहाँ पर MgSO4 प्लस क्या बचा, H2 बचा, तो H हाइड्रोजन ग्रुप में निकल जाए। अब एल्युमिनियम किससे क्रिया करेगा पता होगा, NO3 से, तो आपका एल्युमिनियम की संख्या 3 होती है और इसकी संख्या 1 होती है, NO3 का होल थ्राइड प्लस H बचा तो यहाँ पर H2। Ca किससे क्रिया करेगा, Cl से, Ca की संख्या 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो CaCl2 प्लस H बचा अर्थात H2। Zn किससे क्रिया करेगा, S से क्रिया नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, Zn S से क्रिया नहीं करेगा, फिर किससे क्रिया करेगा, तो Zn इससे क्रिया करेगा, तो आपका बन जाएगा CH3COO, इसकी 1 होती है और इसकी Zn की कितनी होती है, Zn की होती है 2, इसकी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, Zn का होल ट्वाइस, पहले प्लस वाला लिखेंगे, Zn का होल ट्वाइस CH3COO, या फिर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जैसा भी आप चाहो वैसे लिख सकते हैं, CH3COO Zn का होल ट्वाइस।
अब यहाँ पर क्या बचा, H बचा, तो H के रूप में H2 निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने सब देखा कि जब किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से कराते हैं तब हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जी आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब इसका हम दूसरा गुण समझते हैं, ध्यान समझिए। मैं यहां से यही करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ रही होगी आज की क्लास। अब दूसरा है कि जब किसी भी अम्ल की क्रिया, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जब किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं, कराने पर। अब ये धातु ऑक्साइड क्या होता है, तो मित्रों एक बात आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ेगा तब वो ऑक्साइड में बदलता है, और क्लोरीन किसी के साथ जुड़ता है तो क्लोराइड में परिवर्तित होता है, फ्लोरीन किसी के साथ जुड़ेगा तो फ्लोराइड में परिवर्तित होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमाइड में परिवर्तन होगा, और हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ेगा तो हाइड्राइड में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से धातु ऑक्साइड अर्थात ऑक्सीजन वाला कोई यौगिक लेंगे तो हम लेते हैं, तो धातु ऑक्साइड दो तीन यौगिक ले रहे हैं, तो इसको समझते हैं। तो जैसे हमने लिया सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसके बाद लिया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके बाद हमने लिया CaO। जी इतने में समझ में आ जाएगा। क्रिया कराएंगे अम्ल से HCl और H2SO, कोई भी ले लो, क्रिया करा रहे, ध्यान से समझना। अभी हम लिखेंगे नहीं, जैसा कि हमने टेलीगोल में क्या लिखेंगे, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो लिखेंगे कि जब हम किसी भी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसमें क्या लिखेंगे, तो हम इसमें उत्तर में लिखेंगे कि जब हम किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें, अभी तो पता नहीं तो देखते हैं, तो Na किससे क्रिया करेगा, Na प्लस धनायन है और Cl ऋणायन है, H धनायन है, तो Na किससे क्रिया करेगा, Cl के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NaCl। क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा अपनी रिएक्शन करने। और अब H बचा, H किसके साथ क्रिया करेगा, O के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या बन गया, जल। तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं, NaCl क्या है आपका, लवण, क्या लवण, तो हमें लवण के साथ साथ जल प्राप्त होता है। आपको इतना लिखना है कि जब किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें लवण के साथ साथ जल की प्राप्ति होती है। अब Mg इसके साथ क्रिया करेगा तो MgCl2, Mg किसके साथ, Cl के साथ। अब फिर सोच रहे होंगे दो कहां से है, तो इसकी से आ गई। अब H किसके साथ क्रिया करेगा, O के साथ, तो आपको बन जाएगा H2O। तो J क्या है, जल, J भी आपका। अब Ca किसके साथ क्रिया करेगा, SO4 के साथ, CaSO4, और H इसके साथ क्रिया करेगा तो H2O। तब आपको एक ध्यान रखनी है बात कि जब हम किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें लवण के साथ साथ किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। मित्रों आपके लिए दूसरा रासायनिक गुण समझ में आ गया होगा, और यदि कभी अगर आपके लिए डाउट है तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं इसका तीसरा रासायनिक गुण। तो आइए मित्रों आज हम समझते हैं फिर तीसरा गुण समझते हैं। तीसरा गुण है कि जब किसी भी अम्ल की क्रिया कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 मतलब जिसके साथ CO3 जुड़ा होगा उस वहां पर आप बोलेंगे कार्बोनेट, या वाई कार्बोनेट का मतलब होता है SCO3, जहां पर H मिल जाएगा साथ में वाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब क्या होता है। तो हमने एक रिएक्शन लिए कि जब हमने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हम करा रहे हैं अम्ल H2SO4, आप किसी भी अम्ल से करा दीजिए जो आपका प्रोडक्ट बनना है वही बनेगा। तो आइए H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कराते हैं तो आपको रिएक्शन तो आती होंगी, इतनी रिएक्शन सीखी तो थोड़ी बहुत तो आप सीख ही गए होंगे। तो Na किसके साथ क्रिया करेगा, SO4 के साथ, क्यों, क्योंकि ये धनायन है और ये ऋणायन है। धनायन कभी दोस्ती नहीं कर सकते, कभी क्रिया नहीं कर सकते। तो Na किसके साथ, SO4 के साथ क्रिया करेगा तो इसकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या 2 होती, तो आपको बन जाएगा Na2। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर बताया दे रहा है, Na जब SO4 से क्रिया करेगा
ऐसे होती है क्रिया, इसकी संख्या प्लस 1 होती है। अब संयोजकता कैसे निकालें तो अलग से वीडियो बनेगी। और SO4 की संख्या 2 माइनस होती है, इसकी संख्या इसके पास, इसकी संख्या इसके पास, तो आपका हो जाएगा Na2 और SO4 प्लस माइनस दिखाने जाता है, तो यहाँ पर Na2SO4। इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। अब इसके बाद क्या बचा आपका, यहाँ पर H2 बचा और यहाँ पर CO3 बचा। तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है CO3 में से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो आपका बचेगा CO2। क्या बचेगा? CO2। अब यहाँ पर CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 2 को बोलते हैं डाई, 1 को बोलते मोनो, 2 को बोलते डाई, 3 को बोलते ट्राई, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बोला था ना ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से जब CO2 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बचा। अब यहाँ पर CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बचा। अब एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो आपका जल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन की वजह से एक होती है, इसकी वजह से 2 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी 2 आ जाएगी, इसके यहाँ पर तो क्या बन जाएगा आपका H2O। इसको पढ़ते हैं जल। तो अभी तक हमने देखा कि जब हम किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं, बाइकार्बोनेट की क्रिया, कार्बोनेट को समझ लो कि जब हम किसी भी कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या प्राप्त होता है? हमें जल प्राप्त होता है। इसके बाद हम बाइकार्बोनेट वाले रिएक्शन देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, NaSCO3 क्रिया कराएंगे HCl से, तो HCl से क्रिया कराए तो Na किसके साथ क्रिया करेगा? Cl के साथ, तो NaCl। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से NaCl प्राप्त हो गया। अब CO3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या होगा आपका CO2 प्लस। अब देखो एक H यहाँ पर, एक O यहाँ पर है, एक तो निकल गया, तो एक O और एक H मतलब OH, एक H के साथ क्रिया कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, पर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? लवण, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तब आप इसमें लिखेंगे कि जब किसी भी अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तब हमें लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब हम इसके समझते उपयोग। उपयोग वैसे आप अपनी बुक से पढ़ना ज्यादा बेटर रहेंगे, फिर भी बता देते हैं ये 2-3 उपयोग। तो पहला आप इसका उपयोग लिखना, सोने चांदी, सोने को चांदी आदि धातुओं के शोधन में, सोने चांदी धातुओं के शोधन में, शोधन का मतलब उन्हें साफ करने में, उनको शुद्ध सोना प्राप्त करने में। इसके बाद लिखेंगे बैटरियों में, कार में किया जाता है इसका उपयोग, बैटरियों में करते हैं। इसके बाद आप इसको लिखेंगे विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। इसके बाद लिखेंगे पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में, और अपनी किताब से पढ़ लें। तो मित्रों आज की क्लास आपके लिए समझ में आएगी, तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। तो बस वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल लेफ्ट हैंड स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब करना